Hello students, we are doing our chapter 3 accounting principles and our today's topic is main accounting conventions. What are the main accounting conventions? Convention of full disclosure, convention of materiality, convention of conservatism or prudence. Let's understand one by one. Number 1, convention of full disclosure. What do you mean by this convention or this principle? This convention requires that all significant information related to economic affairs of an enterprise should be completely disclosed. In other words, there should be a sufficient disclosure of information which is of material interest to the users of the financial statements, such as proprietors, present potential creditors, investor and others. So, according to this convention, business enterprises disclose is sufficient information which are material interest or useful for the users like creditor, investor and others. यहाँ हमने क्या वर्ड यूज़ किया है? सफिशिएंट डिस्क्लोज़र. सफिशिएंट डिस्क्लोज़र हमने यहाँ क्यों यूज़ किया है कि फुल डिस्क्लोज़र का मतलब ये नहीं है कि कंपनी क्या करे, अपने सीक्रेट्स को ही लीक आउट कर दे. उसको अपने सीक्रेट्स को लीक आउट नहीं करना, लेकिन जो इंफॉर्मेशन यूज़र्स के इंटरेस्ट की है, जो उनको देना नेसेसरी है, उन इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाएगा. The principle is so important that the Company Act makes ample provision for the disclosure of essential information in the financial statement of a company. Full disclosure का ये प्रिंसिपल इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो कंपनी एक्ट है उसने भी प्रोविज़न बनाए हैं किससे रिलेटेड, कि कौन सी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. एंड फॉर दिस the performa and the content of balance sheet and profit and loss account are prescribed by Company Act. कंपनी एक्ट के डिफरेंट स्केड्यूल में क्या प्रोवाइड किया गया है? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के परफॉर्मा प्रोवाइड किए गए हैं कि उनको कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, कौन कौन से आइटम्स को लिखा जाएगा, और साथ में ये भी बताया हुआ है कि जिन आइटम्स को बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखा गया उनको हम बैलेंस शीट में एज अ फुट नोट शो करेंगे. वेरियस आइटम और फैक्ट which do not find place in the accounting statements are shown in the balance sheet by the way of footnotes. मीन्स जिन आइटम्स को बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लेस नहीं मिला उनको हम कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में एज अ फुट नोट उनको भी दिखाया जाएगा. किन इंफॉर्मेशन को एज अ फुट नोट दिखाया जाता है? नंबर 1, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज. कंटिंजेंट लाइबिलिटी, फॉर इंस्टेंस अ क्लेम ऑफ अ वेरी बिग सम पेंडिंग इन अ कोर्ट of law against the enterprise should be brought to the notice of the user of the financial statements. Otherwise, the statements would be misleading. Contingent liability. Contingent liability वो liability है जो फ्यूचर में अराइज हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती. वो कंपनी के फेवर में भी जा सकती हैं और कंपनी के अनफेवर में भी हो सकती हैं. बट कंपनी को ऐसी लाइबिलिटी को डिस्क्लोज करना ज़रूरी है. वो ऐसी लाइबिलिटी को बैलेंस शीट में तो राइट नहीं करेगी, लेकिन एज अ फुट नोट बैलेंस शीट के नीचे राइट किया जाएगा. किस फॉर्म में? कंटिंजेंट लाइबिलिटी की फॉर्म में. अब जैसे यहाँ है कि कोर्ट केस चल रहा है, हो सकता है जिस क्लेम के लिए वो केस चल रहा है कंपनी को पे भी करना पड़ सकता है, एंटरप्राइज को पे भी करना पड़ सकता है, हो सकता है ना भी पे करना पड़े, लेकिन उसके लिए जो यूजर्स हैं उनको नोटिस में डाला जाएगा कि कंपनी की इन फ्यूचर ये लाइबिलिटी अराइज हो सकती है. सेकेंड क्या है? इफ देयर इज अ चेंज इन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन और इन मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, it should be disclosed in the balance sheet by way of a footnote. कि कंपनी क्या करती है, पहले जब डिफरेंट ईयर से वो दूसरे मेथड से क्या कर रही थी, वैल्यूएशन कर रही थी स्टॉक का, डेप्रिसिएशन का मेथड कोई और यूज़ कर रही थी, डाउटफुल डेट की जो रेट है वो कुछ और थी. अब आगे आने वाले ईयर्स में और करंट ईयर में कंपनी क्या कर रही है, चेंज कर रही है. तो
एंटरप्राइज को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उसको बैलेंस शीट के नीचे एज अ फुट नोट शो करना पड़ेगा। थर्ड एग्जाम्पल क्या है इसका, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन बाय वे ऑफ अ फुट नोट। वैसे जो हमने बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखाई है वो किस वैल्यू पर दिखाई है, कॉस्ट वैल्यू पर, परचेज वैल्यू पर दिखाई है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू को भी शो किया जाएगा और वो कहाँ शो किया जाएगा, एज अ फुट नोट शो किया जाएगा। क्लियर हुआ। इन द एंड वही लाइन लिखी हुई है, डिस्क्लोजिंग ऑफ मटेरियल फैक्ट डज नॉट मीन लीकिंग आउट द सीक्रेट ऑफ द बिजनेस बट डिस्क्लोजिंग सफिशिएंट इंफॉर्मेशन विच इज ऑफ मटेरियल इंटरेस्ट टू द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फुल डिस्क्लोजर की जो कन्वेंशन है, जो प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है, कंपनी को ऐसी सभी इंफॉर्मेशन जो किसके लिए यूजफुल है, जो किसके इंटरेस्ट की हैं, यूजर के इंटरेस्ट की हैं, उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारी कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। दिस कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, item having an insignificant effect or being irrelevant to the user need not to disclose. These unimportant items are either left out or merged with the other items. Otherwise, accounting statement will be unnecessarily overburdened. सो मटेरियलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है, मटेरियलिटी कन्वेंशन क्या कहती हैं, जो आइटम्स यूजर्स के लिए इररेलीवेंट है, बिजनेस के लिए इररेलीवेंट है, उनको डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है। वो बहुत स्मॉल सा आइटम है, उनको सेपरेटली शो करना ज़रूरी नहीं है। तो बिजनेस ऐसी अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स को या तो छोड़ देगा या फिर दूसरी जो आइटम्स हैं उनके साथ मर्ज कर देगा, उनके साथ ऐड करके उनको शो कर देगा। और ऐसा क्यों करता है, ताकि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो ओवरबर्डन्ड ना हों। तो इसके लिए अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन डिफाइन द टर्म मटेरियलिटी एज अंडर। जो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन है वो कैसे डिफाइन करती है इस कन्वेंशन को, क्या है मटेरियलिटी, एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटीरियल if there is a reason to believe that knowledge of it would influence decision of informed investor। मीन्स वो हर चीज़ मटेरियल है जो किसको इफ़ेक्ट करेगी, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के डिसीजन को इफ़ेक्ट करने वाली है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मटेरियल मानेंगे और उसको डिस्क्लोज करेंगे। अकॉर्डिंग टू कॉलर, कॉलर क्या कहते हैं इससे रिलेटेड, मटेरियलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स attaching to a statement, fact or item whereby its disclosure or the method of giving its expression would be likely to influence the judgment of a reasonable person। मतलब जो हमारे डिफरेंट यूजर्स हैं उनके डिसीजंस को इफेक्ट कर सकती हैं, वो इंफॉर्मेशन, वो आइटम्स और वो फैक्ट बिजनेस के लिए क्या होंगी, मटेरियल होंगी, और अदर आइटम्स अनइम्पॉर्टेंट होंगी तो उनको डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है। जो मटेरियल हैं उन्हीं को डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन एक बिजनेस के लिए मटेरियल हो और वही इंफॉर्मेशन दूसरे बिजनेस के लिए मटेरियल ना हो, इममटेरियल हो। ये देखो कैसे, इट शुड बी नोटेड दैट what is material for one concern may be immaterial for another. For instance, the cost of small tools may be material for a small repair shop, but the same figure may be immaterial for Escorts Limited. Similar, the nature of transaction should be taken into consideration. A difference of rupees 500 in the valuation of stock may be regarded as immaterial, but the difference of rupees 500 in cash should be termed material. Thus, the accountant should judge the importance of each transaction to determine its materiality. तो क्लियर हुआ कि क्या है मटेरियल, क्या है कन्वेंशन ऑफ मटेरियल, कि हो सकता है कुछ चीज़ें एक बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट हो तो वो मटेरियल मानी जाएंगी, हो सकता है वही इंफॉर्मेशन, वही ट्रांजैक्शंस किसी दूसरे बिजनेस के लिए इममटेरियल हो, अनइम्पॉर्टेंट हो।
नेक्स्ट हमारा है थर्ड कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट ऑल एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर्ड। In other words, conservatism is the policy of playing safe. Principle of conservatism क्या कहता है? Anticipated. Anticipated means future में होने वाले, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए तो हम प्रोविज़न प्रेजेंट में प्रोविज़न बनाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, बट एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर। मतलब अगर लॉस होने वाला है उसको तो राइट किया जाएगा बुक्स में, बट अगर नियर फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, वो श्योर भी नहीं है, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कंजर्वेटिज्म की पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। प्लेइंग सेफ मतलब फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए पहले से ही रेडी रहना। Provision is made for all non-liabilities and losses even though the amount cannot be determined with certainty. Likewise, when there are different alternatives for recording a transaction, the one having least favorable immediate effect on profit or capital should be adopted. ये 2 एग्जाम्पल हैं किस चीज़ के? कंजर्वेटिज्म के, मीन्स नियर फ्यूचर में होने वाली जो नॉन लाइबिलिटी और लॉसेस हैं, चाहे वो अभी तक हमें नहीं पता कि हमें पे करनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेंगी, कितनी, मतलब उनकी अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट का हमें नहीं पता, उसके लिए हम क्या बना देते हैं? पहले से ही प्रोविज़न बना देते हैं, जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। First, closing stock is valued at cost price or realizable value whichever is less. बुक में जब हम क्लोजिंग स्टॉक को शो करते हैं, वैसे हम एसेट्स को किस पर शो करते हैं? बुक वैल्यू पर शो करते हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक है उसकी कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू मीन्स मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो कम होगा उसी पर रिकॉर्ड किया जाता है। सेकेंड क्या है इसके एग्जाम्पल? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स, कि एक्चुअल में बैड डेट्स कितने होने वाले हैं वो हमें नहीं पता, फिर भी हम उनके लिए क्या क्रिएट करते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट किया जाता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज शोन ओनली एट सरेंडर वैल्यू। बुक में जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी शो की जाती है वो किस वैल्यू से शो की जाती है? सरेंडर वैल्यू से शो की जाती है। प्रोविजन फॉर अ पेंडिंग लॉ सूट अगेंस्ट द फर्म विच में आइदर बी डिसाइडेड इन इट्स फेवर। अब यहाँ कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके लिए हम प्रोविज़न बनाकर रखते हैं, हो सकता है फ्यूचर में वो केस जीत जाएं, हमें प्रोविज़न बनाने की नीड भी ना हो, लेकिन एट प्रेजेंटली हम डाउटफुल हैं कि हो सकता है हमें वो लाइबिलिटी पे करनी पड़ जाए, तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं? प्रोविज़न बनाते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हैं जो इसको शो करते हैं एडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ दिस कन्वेंशंस। क्या इफेक्ट पड़ता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म को फॉलो करने पर? द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म शुड बी यूज्ड वेरी कॉशली, अदरवाइज इट विल हैव टू इफेक्ट। हमें बड़े ध्यान से इस प्रिंसिपल को यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं। कैसे? नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल डिस्क्लोज लोअर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल प्रॉफिट। अगर आपने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब आपने क्या किए हैं? बहुत ज़्यादा चार्ज कर रखे हैं, तो इससे हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे और हमारे इनकम कम शो की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करेगा? लेस प्रॉफिट को शो करेगा और एक्चुअल में फर्म को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। सेकेंड है बैलेंस शीट विल डिस्क्लोज अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स और ओवर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल वैल्यूज। सेम एज इट इज, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है वो कम प्रॉफिट को शो करता है, जो बैलेंस शीट है वो क्या शो करेगी? अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट, एसेट को अंडर वैल्यूड किया जाए। जैसे डेटर है,
डेटर में से हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर पर हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट किया है। तो आप जब बैलेंस शीट में दिखाओगे डेटर में से उस प्रोविज़न को क्या करोगे, लेस कर दोगे, इससे हमारे डेटर क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इट मीन्स अगर आप कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन फॉलो कर रही है तो हमारी जो एसेट हैं वो अंडर वैल्यूड या फिर अंडर स्टेटेड होंगी। सेम एज इट इज़ जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं वो क्या दिखाई जाएंगी, ओवर स्टेटेड दिखाई जाएंगी, ओवर वैल्यूड दिखाई जाएंगी। एक्चुअल में हमारी लाइबिलिटी उतनी नहीं है, तो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हमें कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म को इस वे में यूज़ करना है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी हार्म ना हो। The above mentioned effect will result in creation of secret reserve, which is in direct conflict with the convention of full disclosure। अगर हम ज़्यादा क्या दिखा देंगे, प्रोविजंस को ज़्यादा दिखा देंगे और हमारे प्रॉफिट को कम दिखाएंगे। समटाइम कंपनी ऐसा क्यों करती है, टैक्स बेनिफिट के लिए भी ऐसा करती है कि कंपनी का प्रॉफिट कम होगा तो कंपनी को टैक्स भी कम देना पड़ेगा। प्रॉफिट कम होगा तो ऑनर को, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको डिविडेंड भी कम देना पड़ेगा। तो बाकी जो पैसा बचा हुआ है एक्चुअल में हो सकता है वो लाइबिलिटी अराइज ना हो। तो इस टाइप से कंपनी क्या क्रिएट करती है, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करती है, और जो किसके साथ कन्फ्लिक्ट करता है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के अपोजिट है। सो ये थी आपकी डिफरेंट कन्वेंशंस विच आर फॉलोड बाय द accountant in preparing books of accounts. And this is also the end of our chapter accounting principles. I hope you understood today's topic as well as the complete chapter. Now make the notes and learn.